हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर आपका संघवाद। तो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे कि बेसिकली आपका फेडरलिज्म क्या है, आपका संघवाद क्या है, संघवाद के मीनिंग या मायने क्या है। तो आपने देखा जो आपका संघवाद है, संघवाद में क्या होता है, एक या एक से अधिक स्तर की क्या होती है, आपकी सरकार होती है। सरकार एक या एक से अधिक जो स्तर होता है उसकी सरकारें हमको देखने के लिए मिल जाती है। ये क्या बोलते हैं हम, उनको हम संघवाद कहते हैं। क्लियर है। चलिए, नए राजभाषा कौन बनेगा 1950 के बाद हमारे दशक में क्या बदलाव आया हम देखेंगे। कुछ हमने देखा था, राजाई भाषीय राज्यों की बात की गई थी कि भाषा के आधार पर जो है आपका राज्यों को बनाया जाएगा। ठीक, भाषा के आधार पर राज्यों को देखा जाएगा। क्या शुरुआती दौर है। चलिए, देख लिया। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत में कई राज्यों की सीमा बदल दी गई। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया गया, ऐसा बोलने के लिए लोगों को एक राज्य आया, और इसके बाद कुछ राज्यों का भाषा मूल के आधार पर नहीं था। लोग भूगोल, जाति और एथनिक की आपकी विभिन्नता रेखांकित की और बाद में आदर करने के लिए किया गया। नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य भी इसमें शामिल थे। तो बहुत सारे राज्यों को इसमें आपका शामिल करके भी देखा गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। सरकार ने इसी के चलते राज्यों को पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने के लिए ज्यादातर एकीकृत और आपका मजबूत प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया। कैसा हो गया, पहले की तुलना में कहीं अधिक आपका सुविधाजनक आपका राज्य हुआ। कि भाई राज्य कैसे होगा ये हमको देखना। क्लियर है। चलिए, देख लिया। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई है। हमारे देश में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। यानी कि कोई भी हमारी आपका नेशनल लैंग्वेज को हमने प्रेफर नहीं किया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर सिर्फ 40% भारतीयों की ही मातृभाषा है। क्या माना है, राजभाषा। लेकिन 40% लोगों की ही मातृभाषा है। मातृ मतलब होती है जो उनकी लोकल टंग है, उनकी आवाज से बात करते हैं। क्लियर है। जब बच्चा जो पैदा होता है आवाज सीखता है उसको कहते हैं मातृ टंग। ठीक, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए दूसरे उपाय किए गए। संविधान के अलावा हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार किसी भी पद या उम्मीदवार को इसे किसी भी भाषा की परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार को विकल्प के रूप में चुनना होगा। आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं 21 की भाषा के रूप में, बशर्ते आपको भाषा चुनना होगा। आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, और अपनी राजकीय भाषा का अधिकांश काम राजभाषा में ही होता है। कह रहा है कि अधिकांश जो काम है और राजकीय का आपका राजभाषा में ही होता है। ठीक, चलिए, देख लिया आपने, इतना देखिए। क्लियर है। तो राजभाषा का मुद्दा कोई आम नहीं था, ये उस समय में उठा हुआ एक बहुत बड़ा आपका मुद्दा था। देख लिया।
आगे बढ़े। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी को योगदान 1965 में बंद हो गया, हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की मांग की गई कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग का उग्र रूप भी ले लिया। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों का प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। लोगों का मानना था कि अगर समाधान हो गया तो अंग्रेजी भाषी अभिजन लोग लाभ पहुंचाएगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने नीतियां बनी हुई हैं। बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार राज्यों पर भी केंद्र को थोप सकती है। यह लोग कई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीलापन अपनाया था उसी पर श्रीलंका जैसी स्थिति पहुंच गई है। कैसी हो गई है? श्रीलंका जैसी स्थिति पहुंच गई है। अब देखिए मेन समस्या क्या थी कि भारत में जो है केवल 40% लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते थे, और 60% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? अदर लैंग्वेज बोलते हैं। ऐसे में 40% लोगों की चीजों को 60% पर नहीं थोपा जा सकता था, इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, क्योंकि हर स्टेट की एक अपनी लैंग्वेज है, हर एक रीजन की अपनी लैंग्वेज है। अब ऐसे अगर हम हर आपका लैंग्वेज के आधार पर अगर राज्य देने लग गए तो भारत में तो बहुत राज्य बनेंगे, इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। अंग्रेजी को क्या बनाया? ऑफिशियल भाषा बनाया। ऑफिशियल का मतलब कामकाज की भाषा। जो हमारे सरकारी काम होंगे, जो न्यायालय के काम होंगे, वो सब किस में होंगे? अंग्रेजी भाषा में। अगर वहां का राज्य चाहता है कि उसकी भाषा जो है, वहां के न्यायालय के काम की भाषा हिंदी हो, तो वो हिंदी कर सकता है या कोई अपनी लोकल भाषा को कर सकता है। जो आपका अनुसूची के अंदर 21 भाषाओं का प्रयोग किया गया, 22 भाषाओं का, उनमें से। क्लियर है? ठीक, क्लियर है? चलिए देख लिया, आगे बढ़े। अब ऐसे हम बात करते हैं केंद्र राज्य के संबंधों पर क्या प्रभाव है। बात क्या है? तो केंद्र राज्य के संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव यह बताते हैं कि व्यवहार संघवाद किस तरह मजबूर हुआ है और सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था को वास्तविकता में कैसे रूप लेते जा रहे हैं। इस बात को निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह से इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी के केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन है। उनका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार ने स्वयं संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है। वे केंद्र सरकार के अलावा दलों की भी सरकारों की होती हैं। केंद्र सरकार राज्य के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश करते हैं, उन पर केंद्र सरकार के अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करते हैं और विपक्षी दलों की राज्य सरकार की भंग कर देते हैं। इससे संघवाद की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। होता क्या है कुछ राइट होते हैं स्पेशल केंद्र सरकार के पास कि वो क्या कर सकता है, राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकता है। ठीक, उन कुछ मुद्दों पर, जैसे आर्टिकल 356 इत्यादि को लगाकर। तो होता क्या है कि बहुत बार संवैधानिक व्यवस्था जिस रूप से नहीं चल रही होती है, होता है, तो वहां क्या होता है, राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा देते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर। लेकिन बहुत बार इसका प्रयोग जो है सदुपयोग मतलब सही तरीके से ना होकर दुरुपयोग के भावना के रूप में भी किया जाता है। तो बहुत सारी जगह की जो आपका सरकार है वो भी इससे गिराई जाती है। यही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत बार ऐसा भी हमको देखने के लिए मिलता है कि जो केंद्र है वो राज्य की सरकारों को गिराने के लिए, इन सब के लिए आपका प्रयास कर सकता है या प्रयास करता है। ऐसे भी कुछ चीजें हमको देखने के लिए देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाएं। 1999 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। अब इस अवधि को देश के अनेक राज्य क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर है कि केंद्र सरकार में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूंकि
किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इससे प्रमुख पार्टियों को क्षेत्रीय समेत अनेक पार्टी का गठबंधन बनाकर पड़ा। इससे सत्ता की साझेदारी और राज्य सरकार के स्वायत्तता को आदर करने की नई संस्कृति अपनाई गई। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े फैसले से भी इस फैसले के कारण राज्य सरकार के मनमाने ढंग से बढ़ावा देने केंद्र सरकार के लिए मुसीबत हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू करने की ताकत के तत्काल के तुरंत ही ज्यादा प्रभावी थी। कैसे हुई वो चीज? ज्यादा प्रभावी ढंग से या ज्यादा प्रभावी रूप से हमको दिखाई दी। देख लिया, 1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई और इसमें गठबंधन की सरकार की शुरुआत हुई। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इससे प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी को क्षेत्रीय दल समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकार की आपकी व्यवस्था को आदर बनाने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रकृति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले में भी बल मिला। इससे कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करने और केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू करने, ताकत करने, इनकी तुलना में ज्यादा प्रभावी थी। जैसे था, इन चीजों को हम ज्यादा प्रभावी ढंग से देख सकते हैं कि कैसे गठबंधन की सरकार ने काम किया, कैसे वो आपसे फैली और कैसे उसका शासन था, कैसे केंद्र सरकार की संघीय सत्ता के तहत संविधान को तत्काल रूप से लागू या प्रभावित कर सकती थी। राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों में क्या प्रभावित दिखाई देता। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। अब देखिए, गठबंधन की सरकार की कुर्सी। अब गठबंधन में सरकार में कुर्सी क्या होता है? सब लोग अपने मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं और अपने हिसाब से चीजों को चलाते हैं। ठीक। भारत की भाषीय विविधता। भारत में कितनी भाषाएं हैं, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषा की गिनती किस तरह रखते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के डाटों के अनुसार हासिल है। जनगणना में 1300 से ज्यादा लोग अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराते हैं। इन भाषाओं में कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ संबद्ध करके हम भोजपुरी, महगी, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी ऐसी दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ा गया है। ऐसे संबंध में जनगणना में 2000 में जनगणना में 121 प्रमुख भाषा पाई गई, जिसमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आपका रखा गया। यानी कि 121 भाषा थी, जिन्हें केवल 22 भाषाओं को क्या रखा गया? संविधान के अंतर्गत रखा गया। अब आप सोच के देखिए, अगर ऐसे स्टेट बनाते तो 121 स्टेट बनते भारत में, अगर हम भाषा के आधार पर बनाते। अभी दिखाएंगे कौन भाषाएं लोग आपकी कितनी परसेंट कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सब चीजों का हम लोग बात भी करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 121 भाषाओं में 22 प्रमुख भाषाओं को अनुसूची में रखा गया। इसी कारण अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है, बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहा गया। इस भाषा के हिसाब से दुनिया भर में संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाले देश है। साथ ही सूचक है जो स्पष्ट हो जाता है कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी सिर्फ 44% लोग ही बोलते हैं। हिंदी को कितना परसेंट लोग बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, केवल 44%। तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जाने जाने वाली संख्या जोड़ ली जाए तो 2011 में 50% से कम ही है। यहाँ तक कि अंग्रेजी की बात करें, सिर्फ 0.02% लोगों ने अपनी मातृभाषा बताया। सोच के देखिए, 1% का भी 1% नहीं है। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे मानते हैं। ठीक, इन सूचियों के आधार पर अगर हम देखेंगे तो अब देखिए, असम
बोडो, गुजराती, हिंदी को लोग जो है इतना % लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक, अब आप सोच के देखिए, मलयालम अच्छी बोली जाती है, संस्कृत तो नगण्य के ना के बराबर, संथाली वगैरह इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी भाषा हैं जो आपका भाषा के रूप में काम किया जाता है। तो 121 भाषा होने के बाद 22 भाषाओं को आपका शेड्यूल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको रखा गया है, बात की गई है, और आप इन भाषाओं में आप एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।